देखो भैया, आज का तो बाजार थोड़ा ठीक रहा है, 1-8% उठा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माहौल ठीक हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माहौल अभी खराब है और आगे भी खराब रह सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, पूरे पीछे की कहानी आपको समझाऊंगा। जनरली हम लोग ये देख रहे हैं कि सितंबर 2024 से चीजें बिगड़ती जा रही हैं, शेयर बाजार में लगातार मार्केट गिर रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत सितंबर 2024 से नहीं, इसकी शुरुआत सितंबर 2023 से हो गई थी। और ये बात मैं कैसे बोल रहा हूं, आज पूरी कहानी पिक्चर विद डेटा आपको समझाऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मार्केट 2024 में जो गिरना शुरू हुआ, इसकी शुरुआत बुरे दिन आने की 8 सितंबर 2023 से शुरू हो गई थी। एफआई ने जो सितंबर 2024 से प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, तो आखिर सितंबर से ही क्यों की? पहले या और ज्यादा थोड़ा वेट कर लेते, सितंबर से ही क्यों किए? ये माजरा भी क्या है, आज पूरा ये सब समझाने वाला हूं। देखो, सारा कुछ ना शुरुआत होता है 16 मार्च की डेट से। 16 मार्च की डेट क्या है? लोकसभा इलेक्शन की घोषणा हो गई 16 मार्च को। और एक चीज समझिएगा, जब लोकसभा इलेक्शन यानी कि देश का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, तो पॉलिटिक्स में देश की जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रायोरिटी सेकेंडरी बन जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि चुनाव जीतना प्रायोरिटी बन जाती है। अब जब 16 मार्च से अनाउंसमेंट हो गया लोकसभा इलेक्शन का, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन पहले देश के बड़े बड़े मंत्री अब चुनाव की तैयारी में लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके 6 महीने पहले से तैयारी शुरू हो गई चुनाव की। और जब चुनाव की तैयारी शुरू हुई, तो देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहां जो पैसे खर्च होने थे, वहां जो फोकस लगना था, वो घटने की शुरुआत हो जाती है उसके 6 महीने पहले से। यानी कि 16 मार्च को अगर अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसके 6 महीने पहले लगा लो। अब सितंबर से वो घटना, ध्यान जो इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, देश की इकोनॉमी ग्रोथ में होनी चाहिए, वो ध्यान घटना शुरू हो गया। ये डेटा के साथ बताऊंगा अभी, ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा भी कह रहा है। तो देखो, अभी वो सब समझाऊंगा आपको। फिलहाल कुछ न्यूज कटिंग है। बिग इंफ्रा प्रोजेक्ट मे स्टार्ट। बड़े, ये कब की बात है? 2024 जनवरी के आसपास की बात है। 2024 जनवरी की बात कर रहा हूं, अभी वाला जनवरी नहीं, 2024। तो बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन नए ऑर्डरिंग अभी स्लो है। अभी नया ऑर्डर कुछ भी नहीं आ रहा है कि जनवरी 2024 में कहा गया था कि नया ऑर्डर कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? कि भैया जनवरी के 2 महीने बाद 16 मार्च, मतलब मार्च से प्रोसेस शुरू होने वाला है इलेक्शन का, तो अभी नया ऑर्डर रुको, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुको, अभी तो चुनाव आने वाला है। बात ये है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, न्यूज़पेपर की कटिंग है भैया। और देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? खैर अभी समझाता हूं आपको। चुनाव से पहले इलेक्शन मोड में एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा स्पेंडिंग में कमी आ जाती है। एक्सपेंडिचर का मतलब और इंफ्रा स्पेंडिंग का मतलब, देश में जो बड़े बड़े डेवलपमेंट होने वाले होते हैं, सड़कें, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, रेलवे, या किसी भी तरह की जो चीज होती है, बड़े लेवल पर डेवलपमेंट देश की इकोनॉमी के लिए फायदा पहुंचाती है, ग्रोथ में हिस्सेदारी बनती है, उनको स्लो डाउन कर देना। अच्छा, ये जब मैं कह रहा हूं, इसका मतलब बीजेपी कांग्रेस करने मत आ जाना कमेंट बॉक्स में, ऐसा नहीं है भैया, ये प्रोसेस है। कोई भी अगर सरकार के सामने इलेक्शन है और बगल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो पहले मुझे लगता है चुनाव पे उसका फोकस ज्यादा होगा। ऐसा शायद कोई भी सरकार करेगी, तो ये आप देख लेना। दोनों ही बड़े खर्चे होते हैं और इसका असर इकोनॉमी पर होता है। लेकिन पार्टी के लिए चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी होता है उस वक्त। भैया एक बार चुनाव जीत लेंगे, बाकी इकोनॉमी डेवलपमेंट तो होता रहेगा, पहले चुनाव तो जीते हैं, वैसी वाली बात। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद सरकारी स्पेंडिंग ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बंद हो जाती है, क्योंकि पावर घट गई उनकी। जनवरी 2024 में 47,000 करोड़ रहा, वहीं 2023 में 80,000 करोड़ था। 2023 में यानी कि एक साल पहले 80,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, और जनवरी 2023 में 47,000 करोड़, लगभग आधा हो गया। स्पेंडिंग क्यों कम हुई? चुनाव की वजह से। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बड़ी कमी आई, अब इन्वेस्टमेंट में भी कम होगा भैया। अच्छा, ये खबर बड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिस्कल डेफिसिट एट 64% बाय जनवरी। मतलब ये कह रहे हैं कि जनवरी तक फिस्कल डेफिसिट 64% ही है, जिसको 100% होना था मार्च तक। ये खबर कब की है? फरवरी 2024 की, अभी 25 है ना, फरवरी 2024 की यह खबर है कि भैया सरकार को मार्च तक, चूंकि मार्च साल का अंत होता है फिस्कल ईयर का, मार्च तक सरकार को पूरा 100% फिस्कल डेफिसिट का जो भी टारगेट उनका रहा होगा उसको 100% करना है, लेकिन ये 64% कर पाए। भैया अब एक ही महीना बचा है, फरवरी को तो न्यूज है, एक ही महीना बचा, अब एक महीने में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट आप कैसे पूरा करेंगे?
यानी कि सरकार पूरा खर्चा नहीं कर पा रही है। क्यों खर्च नहीं कर, अच्छा खर्चा नहीं कर पा रही मतलब अच्छी बात नहीं है। सरकार खर्चा करेगी, डेवलपमेंट करेगी, नए जॉब क्रिएट होंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, वो सब रुक जाएगा। इसलिए सरकार का खर्चा करना जरूरी है। तो सरकार 64% कर पाई है, तो बाकी के 34% कैसे अगले 1 महीने में कर लेगी? तो बड़ा सवालिया निशान था। अच्छा, ये सारी बातें जो बता रहा हूं ना, ये सब हम घूम फिर करके आएंगे शेयर बाजार पर। इन सब का असर शेयर बाजार पर पड़ा कैसे, और साथ में ये भी बात करेंगे जो भी बुरे हालात चल रहे हैं ये कब ठीक हो सकते हैं, ये भी बात करेंगे अभी। अब ये खबर जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इन्वेस्टमेंट स्लेट 46% इन Q3। ये कब की बात है? ये जनवरी 2024 जनवरी की ये बात है। और ये क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि Q3 में नए जो इन्वेस्टमेंट थे वो घट गए हैं 46%। अच्छा, Q3 का रिजल्ट, Q3 कब आता है रिजल्ट? Q3 का मतलब दिसंबर में आया हुआ रिजल्ट है। अच्छा, दिसंबर में अगर आया हुआ रिजल्ट है तो उसकी शुरुआत कहां से हो गई थी? सितंबर से। तो सितंबर से डेवलपमेंट, नए इन्वेस्टमेंट कम होने शुरू हो गए थे, जिसका असर Q3 में दिखा। Q3 का मतलब कब? दिसंबर 2023। 2023 में इसका असर दिख गया था, जिसकी शुरुआत सितंबर 2023 से होनी शुरू हुई थी। मतलब इकोनॉमी में स्लो डाउन सितंबर 2023 से ही हो गया था, क्योंकि 16 मार्च को अनाउंसमेंट हो गया था, अब इलेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो ये एक बड़ा रीजन था। यहां तक मैं आपको विद सबूत, विद डेटा दिखा दिया कि शुरुआत देखो इकोनॉमी में स्लो डाउन वहीं से हो गई थी। अब आपको किसको दोष देना है वो आप कमेंट बॉक्स में देते रहना, वो तो मैं पढ़ता हूं आपके कमेंट, इसने ये कर दिया, उस पार्टी ने ये कर दिया, वो लिखते रहना, आप मैं पढ़ूंगा। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जो कैपिटल यानी कि पैसा देश की ग्रोथ में खर्च करने वाली है वो घट रहा है। सरकार पैसा खर्च नहीं कर पा रही है क्योंकि ध्यान चुनाव आने वाला है। कट डाउन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इसका असर ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट घटा, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट घट गया। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मतलब देश की ग्रोथ में जो पैसा लगना था वो घट गया। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज घट गई। क्यों? क्योंकि भैया जब एक्सपेंडिचर होगा, इमेजिन करो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर रोड बन रहा है, रेलवे में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, जॉब क्रिएट होंगी ना। अब जॉब क्रिएट होंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए लोगों को नौकरी चाकरी मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी कट डाउन हो गई। अच्छा, कट डाउन गुड्स कंजम्पशन, इससे होता क्या है? जब नए नए लोगों को नौकरियां मिलनी स्लो डाउन हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई, तो इससे क्या होगा भैया? लोगों के पास पैसा आना कम होगा। लोगों के पास जब पैसा आना कम होगा तो लोग सामान कम खरीदेंगे। तो इसमें होता क्या है? गुड्स कंजम्पशन घट गया भैया। अब जब गुड्स कंजम्पशन घटा, सामान का कंजम्पशन घटा, तो सेल्स ऑफ कंजम्पशन बेस्ड कंपनी, उनका सेल्स कट डाउन हो गया भैया, सेल्स गिर गया। जैसे FMCG कंपनियां, जैसे ऑटो सेक्टर, ये सब का सेल गिरा। अच्छा, इसके साथ ही कट डाउन GDP ग्रोथ। जब सेल ही गिर रहा है, जब कंपनियों की सेल गिर रही है, आदमी के पास कंज्यूम करने के लिए पैसा नहीं है, नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही, तो इन सब का असर देश की GDP पर पड़ेगा। देश की ओवरऑल ग्रोथ कट डाउन होगी, स्लो डाउन होगी। और इन सब के बाद इन्फ्लेशन हायर, महंगाई बढ़ गई चाचा। अब महंगाई बढ़ गई तो लो अलग मुसीबत आ गई। अच्छा, इन सब की शुरुआत इलेक्शन के 6 महीने पहले शुरू हो चुकी थी, जो मैंने आपको बताया था सितंबर 2023 से सारी कहानी की शुरुआत हो चुकी है, मगर इसका असर अब तक शेयर बाजार पर जरा भी नहीं दिखा है। दिखा था क्या आपको? मार्च, जून, जुलाई, इलेक्शन के बाद भी कोई नहीं दिखा असर आपको। एक दिन गिरा था, लेकिन उसके बाद तो रॉकेट बन गया था। देखो, मैंने पहले भी कहा है कि शेयर बाजार ना देश की इकोनॉमी का सबसे लास्ट एक क्या कहते हैं उसको, स्तंभ होता है। देश की इकोनॉमी में क्या चल रहा है तुरंत फटाक से असर उधर नहीं दिखेगा, कई महीने लग जाते हैं उस पर असर दिखने में। तो सितंबर 2023 से जो असर दिखना शुरू हुआ है, इसका कारण 1 साल पहले बनना शुरू हुआ था, मैं ये कह रहा हूं। और आगे ये असर कब तक रहेगा, ये स्लो डाउन कब तक रहेगा, उस पर भी आएंगे। अब उसके बाद वो दिन आता है जिसका सबको इंतजार था। नाउ इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस्ड। 4 जून को रिजल्ट आता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है बीजेपी की थोड़ी मिलीजुली सरकार बन गई है, बहुमत में नहीं बनी है। लोग जो 400 पार का आंकड़ा लगा रहे थे नारा, वो नहीं हुआ। तो इससे मार्केट तो उस दिन गिरा, 5% के आसपास गिरा था, लेकिन अगले दिन वापस से बाउंस बैक करके भागना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को लग गया कि भैया सेम गवर्नमेंट आई है, स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिसी वगैरह ज्यादा कुछ बदलेंगे नहीं। तो स्टॉक मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया और भागना कंटिन्यू रहा। अब उसके बाद जुलाई में आया बजट, और जुलाई में जब बजट आया तो अपने तीसरे टर्म का पहला बजट पेश किया करंट गवर्नमेंट ने। कैपेक्स में पैसे डालने की बात की, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ग्रोथ पर विश्वास जताया, लेकिन इस विश्वास जताने के साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
दोनों बढ़ा दिया। ठीक है भैया। और इसके साथ एफएनओ पर भी एसटीटी भी बढ़ा दिया, लेकिन इसका मार्केट पर असर तुरंत तो नहीं दिखा, लेकिन बाद में दिखा है। बाद में कब दिखा अभी आऊंगा इस पर। अभी भी स्टॉक मार्केट में रौनक लगातार दिख रही थी। चीजें पीछे बैकग्राउंड में हो रही हैं, इकोनॉमिक गतिविधि स्लो डाउन हुई थी, लेकिन उसका असर अब तक बाजार को नहीं दिखा है। बाजार अनभिज्ञ मजे में मौज ले रहा है। ये क्लब में डांस कर रहा है बाजार, एकदम सब कुछ मजे में है, फुल टूस मजे में। पीछे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, दिखेगा भी बाजार पर, दिखेगा। कब से दिखेगा आता हूं। खबर ये चल रही थी उस वक्त, सेंसेक्स एंड फ्रेश रिकॉर्ड, नए नए हाई बना रहा है, मार्केट एकदम टॉप पे चल रहा है, ये सब अच्छी अच्छी खबरें चल रही थी। जुलाई में निफ्टी ने 24,000 पार किया, सेंसेक्स ने 80,000, पहली बार शेयर मार्केट ने चौतरफा बढ़ोतरी देखी और सभी सेक्टर ने बड़े बड़े रिटर्न दिए भैया। कि बात हो रही थी तो भारत की इकोनॉमी जैसा कोई इकोनॉमी नहीं है, टॉप पे एकदम, ये इतने रिटर्न, वो इतने रिटर्न, ये सब चल रहा था। शेयर मार्केट में वॉल्यूम्स भी लगातार बढ़ रहे थे, नए नए इन्वेस्टर धड़ाधड़ कूदे जा रहे थे। तो 2018 में डेरिवेटिव टर्नओवर 210 लाख करोड़ रुपए था और 2024 में यह बढ़कर 500 लाख करोड़ हो गया। कितने साल में? 2024 और 2018, यानी कि लगभग 6 साल में ये दोगुना से भी ज्यादा पहुंच गया डेरिवेटिव टर्नओवर, मतलब एफएनओ का टर्नओवर। 2023 में 65 लाख इन्वेस्टर थे, जो कि 2024 में यह संख्या 96 लाख क्रॉस कर चुकी थी सिर्फ एक साल में। मतलब इस सेगमेंट में लगभग 40% बढ़ गया था। ऑप्शन इंडेक्स में 2018 में जहां सिर्फ 2% इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे, वहीं 2024 में ये 41% हो गया था। बाप रे बाप, इतनी ग्रोथ। कुल मिलाकर के ये डेटा देख करके आपको ये लग रहा होगा कि भारतीय शेयर बाजार में इतनी तगड़ी ग्रोथ हो रही थी, इतनी तगड़ी ग्रोथ हो रही थी, मानो दुनिया में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ भारतीय शेयर बाजार में ही हो रहा है। इतनी ग्रोथ, मजे ही मजे। तभी मैंने कहा डिस्को में डांस कर रहा था शेयर बाजार, तो वो माहौल चल रहा था। बाजार की चकाचौंध में बर्बाद होने वाला। अच्छा, ये जो चकाचौंध चल रहा था, डिस्को डांस चल रहा था शेयर बाजार में, अब इस चकाचौंध में बर्बाद होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। क्यों मैं ये कह रहा हूं भैया? अगर बाजार बढ़ रहा है, हर तरफ पॉजिटिविटी है, नए नए ट्रेडर्स भी कूद रहे हैं, खूब ट्रेडिंग हो रही है, खूब मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, जब ज्यादा ट्रेडर आ रहे हैं तो ज्यादा मैच्योर ट्रेडर आएंगे, इमैच्योर ट्रेडर? इमैच्योर ट्रेडर। अच्छा, ज्यादा इमैच्योर ट्रेडर आ रहे हैं तो लॉस वाले ज्यादा होंगे, प्रॉफिट वाले? लॉस वाले। इसकी नजर पड़ी सेबी पर, सेबी की नजर पड़ी। और यहां पर कुछ डेटा आपने भी पहले देखा होगा, 93% ट्रेडर्स ने एफएनओ में लॉस किया है। पिछले 3 साल में एफएनओ ट्रेडर ने लगभग 1.8 लाख करोड़ का लॉस किया है। 2 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर लॉस में हैं। 4 लाख ट्रेडर्स ने एवरेज करीब 28 लाख का लॉस किया है। 10 में से सिर्फ 1 ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। ऐसे ऐसे कई सारे रिपोर्ट सामने आए। अब उसके बाद इस बर्बादी को रोकने के लिए सेबी आई एक्शन में और मुश्किल बना दिया रिटेल ट्रेडर की ट्रेडिंग। हालांकि सेबी के पास 2 ऑप्शन हो सकते थे उस वक्त, जिसमें दूसरा ऑप्शन उन्होंने चुना। दूसरा ऑप्शन क्या? ये ज्यादा जो बर्बाद होने वाले लोग हैं वो रिटेल ट्रेडर हैं, आम ट्रेडर हैं। तो दूसरा तरीका तो यह था कि उनकी एंट्री मुश्किल की जाए स्टॉक मार्केट में। तो एंट्री मुश्किल करने का तरीका एक ये अपनाया गया कि चीजें महंगी कर दो। जहां 5-7 हजार रुपए लेकर के कोई घुस रहा है, उसको 20-25 हजार कर दो, ताकि हर कोई ऐसा आदमी ना घुस पाए। लेकिन मैं कहता हूं पहला और ज्यादा अच्छा तरीका शायद यह भी हो सकता था कि जो ट्रेडर्स आ रहे हैं, आप उनके एजुकेशन के लिए कुछ कंपल्शन करो। भैया, जिस भी ब्रोकर पे वो ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, उस ब्रोकर पर कंपल्शन कुछ लगा दिया जाए, तुमको ये फला फला ट्रेडिंग कंप्लीट करनी है इतने दिनों में, तभी जाकर के हम ट्रेडिंग कर पाओगे। ये चीजें भी हो सकती थी। इससे एजुकेट होना, सीखना उनके लिए जरूरी हो जाता। बिना वो सीखे ट्रेडिंग कर ही नहीं पाते। तो शायद ये जो लॉस का नंबर है, इस तरीके से भी वहां कमी लाई जा सकती थी। लेकिन मुझे लगता है शायद उसमें ज्यादा मेहनत लगती, तो ये काम नहीं किया गया। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एक रूल पास कर दिया गया कि भैया इतने से कम में पैसे लेकर के अंदर मत आना। क्या क्या चेंजेस हुए? निर्मला सीतारमन ने, जो सेबी की चेयरमैन, बढ़ते ट्रेडिंग को कम करने का सुझाव दिया। इसके लिए सेबी कमेटी बैठी। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मिनिमम लॉट साइज बढ़ाने की सिफारिश करी गई। यानी कि मोटा मोटी आप अगर नहीं जानते तो ये बता दो, 5-7 हजार रुपए लेकर के जो कोई ट्रेडिंग करने मार्केट में घुस जाता था, अब बोला गया कि भैया 25-30 हजार रुपए लगेंगे, तभी मार्केट में ट्रेडिंग कर पाओगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग। 20 से 30 लाख लॉट साइज बढ़ा दिया गया। एक्सचेंजेस पर वॉल्यूम को और कम करने के लिए, जो वॉल्यूम इतनी तेजी से एक्सचेंजेस पर आ रहा था, जो पैसा एक्सचेंजेस पर इतनी तेजी से आ रहा था, वो चिंता बढ़ा रहा था। चिंता क्यों बढ़ा रहा था? उसी की वजह से ज्यादा ट्रेडर लॉस में हो रहे थे। उसके लिए एक्सपायरी के नियम को बदलने का सुझाव दिया गया।
जो वीकली एक्सपायरी चल रही थी, जो डेली बेसिस पे एक्सपायरी चल रही थी, उसको कम किया गया, वीकली किया गया, मंथली किया गया। ठीक है, कुल मिलाकर के नियम को थोड़े कड़े किए गए, रिटेल ट्रेडर की एंट्री थोड़ी पाबंदी लगाई गई वहां पर। इन सारी चीजों का असर तुरंत तो नहीं दिखा, लेकिन आगे चल के तो दिखा। कैसे, आओ दिखाता हूं। सेबी कर्ब्स ऑन एफएनओ ट्रेड में हिट एफएनओ वॉल्यूम, यानी कि रिपोर्ट ये कह रही है कि सेबी ने जो रिपोर्ट, ये जो नियम की बात कर रही है सेबी, इसकी वजह से वॉल्यूम इंपैक्ट होगा। वॉल्यूम इंपैक्ट का मतलब जो पैसा मार्केट में लगातार वॉल्यूम के जरिए, ट्रेडिंग के जरिए लोग डाल रहे हैं, वो कम होगा। शेयर बाजार में पैसा आना कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होने की वजह से दिक्कत सिर्फ ट्रेडर को नहीं होगी, इन्वेस्टर्स को भी होगी। आप कोई चीज खरीदते हैं तो कोई ना कोई बेचता है, तब आप खरीदते हैं। आप कोई चीज बेचते हैं तो कोई ना कोई खरीदता है, तब आप बेचते हैं। सोच के देखिए, अगर आप कुछ बेचने जा रहे हैं, उधर कोई खरीदने वाला नहीं है, तो आप बेच पाएंगे? आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, उधर कोई बेचने वाला नहीं है, तो आप खरीद पाएंगे? ये वॉल्यूम की वजह से होता है। जितने ज्यादा लोग खरीदने और बेचने वाले हैं, मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम है, वहां बाइंग और सेलिंग ईजी होती है। तो वॉल्यूम घटा, हालांकि तुरंत नहीं घटा था, कुछ महीनों बाद घटना शुरू हुआ। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे शेयर बाजार पर चौतरफा मार एक साथ पड़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से बाजार गिरना शुरू हुआ। सेबी टाइटन एफएनओ रूल्स, ये वही बात करें, टाइट किया है रूल। तुरंत नहीं, मगर इसका बुरा असर बाजार पर अब दिखने लगा। कब से? 26 सितंबर को आखिरी बार, वो आखिरी दिन था 26 सितंबर, सुनहरे दिन, जब निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, पीक पर था। और इसके बाद शुरू होता है मार्केट में करेक्शन, ट्रेडिंग वॉल्यूम घटने लगे, बाजार में पैसे का इनफ्लो कम होने लग गया। जो प्रेडिक्शन पहले की गई थी एक्सपर्ट के द्वारा, यहां पर जो मैंने आपको दिखाया, वो अब प्रेडिक्शन सही होने का समय आ गया। वॉल्यूम गिरने लग गया, पैसे का इनफ्लो कम होने लग गया। ये सब कुछ दूर बैठा शिकारी देख रहा था। कौन शिकारी? एफआई। दूर बैठा क्यों? बाहर के देश में है ना वो, सब देख रहा था, सारी इकोनॉमिक गतिविधि देख रहा था क्या हो रहा है। और अब उसने मुनाफाखोरी यानी कि अपनी शिकार को दबोचने का प्लान बना लिया। और अब समय आता है अक्टूबर का। अक्टूबर से बाजार के बुरे दिन शुरू होते हैं। एफआई ने शुरू करी मुनाफाखोरी, चाइना की तरफ रुख कर लिया। एफआई का डेटा भी आपको दिखा दूं, ये वही सितंबर से शुरू करी थी उन्होंने, जिसका असर अक्टूबर में तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की बिकवाली करी थी। आप देखें, उसके बाद लगातार हर महीने बम्बार्डिंग हुई है बिकवाली की, भरपूर बेचा है एफआई ने। क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी बहुत खराब रहा था, यह भी एक रीजन रहा। इनका रिजल्ट खराब होने का मतलब कंपनियों के परफॉर्मेंस गिरे थे। कंपनियों के परफॉर्मेंस गिरने का कारण क्या हुआ? Q2 और Q1 जनवरी, याद है, वहीं से इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, वहीं से कंजम्पशन गिरा था, वहीं से महंगाई बढ़नी शुरू हुई थी, वहीं से जॉब कट होने शुरू हुए थे। उन सब का असर Q2 और Q3 में, Q3 का मतलब दिसंबर, वहां तक दिखना शुरू हो गया कि भैया चीजें खराब हैं उधर से भी। और बीच में आ जाते हैं चाचा। चाचा कौन? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। लो भैया, इधर भारत की इकोनॉमी में ये सब चल ही रहा था, और उधर से चाचा भी एंट्री मार देते हैं। और चाचा जब एंट्री मारे तो एकदम नया टैरिफ 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 खेलते हुए इन्होंने एंट्री मारा। तो भारत की मुसीबतें इसके चक्कर में और ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, लोग जो कह रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की वजह से हुई, टैरिफ की वजह से ये नहीं बिगड़ा है। ये बिगड़ना, बताया ना शुरुआत से, कब से हुआ था? सितंबर 2023 से बिगड़ने की शुरुआत हो गई थी। रुपया डॉलर के सामने लगातार गिरता रहा। चाइना के स्टिमुलस पैकेज ने एफआई को बुलाया। आप जैसे हम बता रहे थे, हमने चाइना पर डिटेल वीडियो करा है, आपने अगर नहीं देखा तो हमारा शायद दूसरा या तीसरा वीडियो चाइना पर ही हुआ है कि चाइना देश छोड़कर एफआई देश छोड़कर चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसका पूरा डिटेल में हमने समझाया, तो उस पर जरूर देखिएगा, उस पर डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हमने क्यों कहा है। एफआई चाइना की तरफ क्यों जा रहे थे। एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो लगातार बढ़ने लग गया। अब डेटा ये आ रहा है भैया कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी घटी, 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। न्यूज में ऐसे ही पढ़ते ना, है ठीक है। तो भारत से पैसा निकालकर चीन जा रहे विदेशी निवेशक। अक्टूबर में अब तक 59,000 करोड़ रुपए के घरेलू शेयर यानी कि डोमेस्टिक शेयर, भारतीय शेयर बेच करके चले गए चाइना। ब्रॉडर इंडस्ट्रियल सब कुछ गिरने की खबर, चारों तरफ खराब रिजल्ट का डर। भैया रिजल्ट भी खराब आया। क्वार्टर 2 काफी खराब रहा था कंपनियों का, जहां कंज्यूमर कंपनियों को डिमांड में लगातार कमी दिख रही थी। चुनाव के चलते सरकारी खर्च कम हुआ और इसलिए कैपेक्स में कमी, जो हमने शुरुआत में बात करी ली थी, यह सब का असर लगातार आपको देखने को मिल रहा था। चाइना में सरकारी स्टिमुलस बढ़ रहा था, यानी कि चाइना की सरकार राहत
कोष यानी कि अपना खजाना, जो सरकारी खजाना होता है, उससे निकाल करके राहत दे रही है, इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, भैया कई तरह के छूट दे रही हैं, खरीदारी पर डिस्काउंट मिल रहे हैं। ये सब आम जनता के कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए चाइना लगातार अपने देश में करी जा रही है। और ये सब देखकर एफआई का दिमाग खड़का कि भैया वहां तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, वहां की सरकार तो बहुत काम कर रही है, चलो उधर चाइना। तो चाइना में एफआई का इंटरेस्ट बढ़ा इसकी वजह से। अब न्यूज में ऐसी बातें चलने लगी, इज इट बाय चाइना सेल इंडिया, मतलब इंडिया में बेचो और चाइना में जाकर के खरीदो, ये सब बातें चलने लग गई पिछले 2 सालों। अच्छा, आपको पता है कि चाइना वाला जब हमने वीडियो किया था उसमें डिटेल में समझाया था कि चाइना का इकोनॉमी पिछले 2 सालों से लगातार खराब चल रही थी। अब सरकार ने स्टिमुलस पैकेज इतना बांटा है कि इकोनॉमी उछाल मार रही है, तो ये इन्वेस्टर्स, एफआई इन्वेस्टर्स को भी दिख रहा था, इसलिए उनका इंटरेस्ट चाइना ने खींच लिया। उन्होंने इतना राहत का पैकेज दे दिया कि भैया इंटरेस्ट रेट घटा घटा के 1.5% कर दिया। और अपने यहां अभी भी 6.5 नहीं है, 6.25 हो गया है, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट की कमी करी थी आरबीआई ने कुछ टाइम पहले। तो अभी 6.25 है अपने यहां। चाइना से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अभी भी। कम इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर बढ़ गई, ये सब बातें हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर, इस पर तो हमने बहुत बात किया है, तो इस पर अभी ज्यादा बात नहीं करते कि चाचा आए उधर से धमका धमकी करने लग गए कि मेक्सिको पर, कनाडा पर 25%, इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब जितना इंडिया लगाता है उतना ही इंडिया पर लगाएंगे। ये बातें हम कई बार कर चुके हैं, जिसको मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो बढ़ना शुरू हो गया भैया। उसके बाद जनवरी 2025 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ गया, एसआईपी लगातार बंद हो रहे हैं। अब असली बात, असली मुद्दे पर, ये जो करेक्शन है ये कब तक चलेगा करेक्शन? ये जो बाजार लगातार गिर रहा है, कब तक गिरेगा बाजार? ध्यान से समझिएगा। देखो, करेक्शन और बियर मार्केट में फर्क होता है। करेक्शन क्या होता है? असली वैल्यू पर आना। अगर किसी चीज की कीमत 100 रुपए है, वैल्यू अगर उसकी 100 रुपए है और वो 125 रुपए, 130 रुपए पर चल रहा है, तो उसको कहते हैं ओवर वैल्यूड है। हमारा मार्केट अब तक ओवर वैल्यूड था। इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स अभी भी ओवर वैल्यूड हैं, यानी कि 100 रुपए की उसकी वैल्यू है, वो 120, 130, 140 पे चल रहा है। तो जब 120 से गिर करके वो 100 रुपए के आसपास आ जाता है, तो इसको बेयर मार्केट नहीं कहते हैं, इसको बेयरिश होना नहीं कहते हैं, इसको करेक्शन कहते हैं। अपनी सही औकात पर शेयर्स आ रहे हैं, ये कहा जाता है। तो अभी जो पीरियड चल रहा है ये बेयर मार्केट नहीं है, ये करेक्शन है। तो इसलिए बहुत ज्यादा दुखी इस बात से भी आप लोग नहीं हो सकते हैं कि ये बेयर मार्केट नहीं है। बेयर मार्केट कब शुरू होगा? जब अपनी ओरिजिनल वैल्यू से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि कोई स्टॉक की वैल्यू अगर 100 रुपए है, वो 90 चला जाए, 85 चला जाए, बियर मार्केट की शुरुआत हो गई है। वहां घबराने वाली ज्यादा बात है। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है वो करेक्शन है, वो बियर मार्केट नहीं है। इस करेक्शन के बाद अब मार्केट सही वैल्यू पर आ रहे हैं, कई सारे आ चुके हैं। इस तेजी से स्टॉक की पी वैल्यू काफी बढ़ा रखी थी, ओवर वैल्यूड था, जो कि अब औकात पर आ रहे हैं। ये एक ट्विटर पर मुझे पोस्ट दिखा था, इसकी ऑथेंटिसिटी आप लोग चेक कर लेना, कितना ऑथेंटिक है पता नहीं। ये बेसिकली ये था कि टाटा के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इतने सारे डिस्काउंट पर चल रहे हैं, अडानी के स्टॉक्स, ये सब चल रहे हैं, ये इसलिए मैंने लगा दिया। बाकी आप स्टॉप करके, पॉज करके इसको देख सकते हो। चाइना से जो रिटर्न मिल रहा है एफआई को, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? क्या वहां पर ये जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म चलती रहेगी? भैया अपना पैसा हम भी इंडिया को छोड़ करके चाइना में डालना शुरू कर दें? ऐसा नहीं है। देखो, चाइना ऑलरेडी एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आता है। तो चाइना में जो अभी ग्रोथ है ना, वो एक रिकवरी है। जो पाताल में गया वो उनका इकोनॉमी था, वो एक जमीन पर लाने की एक कोशिश है, वो एक्टिविटी चल रही है। उसके बाद उसको एक सैचुरेशन पॉइंट पर आना ही है। इंडिया डेवलपिंग नेशन है, तो इंडिया में जितनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, ये चाइना में, यूएस में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिटर्न के मामले में इंडिया में जितना लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म मतलब अगले 6 महीने और साल भर की बात मैं नहीं कर रहा। मेरी बात हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है। तो 10 साल 20 साल में इंडिया में जितनी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, ये कभी भी चाइना और यूएस में नहीं हो सकता। इस पर मॉर्गन स्टैनली का भी ये कहना है कि देश में कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है, ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, विदेशी निवेश के लिए भारत एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये सब उन्हीं का कहना है, मैं नहीं कह रहा। रिपोर्ट के मुताबिक देश में मिडिल क्लास फैमिली का नंबर तेजी से अब बढ़ेगा। 12 लाख टैक्स रिबेट, याद है ना, 12 लाख तक जीरो टैक्स, वो सब। अब जब उनका पैसा बचेगा भैया, तो अच्छा, ये जो बजट आया है, जो 12 लाख वाली बात हुई है, इसका असर हम लोग को अभी तो दिख नहीं रहा। मैं तभी कह रहा था, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, इसका असर आपको तुरंत नहीं दिखता, कई महीनों लग जाते हैं। तो बजट तो अभी आया, अब इसका असर दिखने में हो सकता है 6-7 महीने या साल, 1.5 साल, 2 साल लगे, लेकिन ये एक्टिविटी तो अच्छी है, ये बजट वाली।
ठीक है, तो 70 मिलियन से 170 मिलियन हो जाएगा भैया, यहां पर ग्रोथ आएगी। 20 मिलियन फैमिली रिच की कैटेगरी में चली जाएंगी। 20 मिलियन फैमिली। लग्जरी और महंगे प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया एक बेहतर ऑप्शन होगा। ये सब मॉर्गन स्टैनले और अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट का कहना है। तो अब मेरा कंक्लूजन क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं हमेशा ही भारत अपने देश के लिए बुलिश हूं। यहां जितनी अपॉर्चुनिटी है कहीं नहीं हो सकती। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी चिंता की बात जरूर है। अभी हम 22,000 के आसपास घूम रहे हैं, ये चीजें और नीचे जा सकती हैं, माहौल और थोड़ा खराब हो सकता है 21,000 भी चला जाए। लेकिन अगर 21,000 के नीचे जाता है तो फिर बियर मार्केट शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यकीन मानिएगा, अगर बियर मार्केट शुरू भी हो गया तो ये बहुत लंबा खेल नहीं होगा। मुझे लगता है शायद 6 महीने, या बहुत ज्यादा अगर हुआ तो शायद 1 साल। उसके बाद जो यहां पर भारत में अपॉर्चुनिटीज और रॉकेट होता हुआ आपको शेयर बाजार दिखेगा, नोट कर लो ये बात, आज के दिन में मैं कह रहा हूं, उसके बाद जो रॉकेट होता हुआ दिखेगा पूरी दुनिया में, वो अपॉर्चुनिटी, वो रॉकेट की स्पीड कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये आज का था हमारा कंक्लूजन भैया। और ये कंक्लूजन, ये एनालिसिस कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं, ये अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं शेयर करता हूं। और एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, हमारा कोई भी पेड सर्विस कुछ नहीं है, ना टेलीग्राम, ना कोर्स, ना कुछ भी नहीं। तो इसलिए जितने फर्जी टेलीग्राम चैनल हैं, कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है हमारी फोटो लगा करके, उनसे बचिए। हमें बहुत मेल आते हैं, किसी का 25,000 ठग लिया, किसी का 15,000 ठग लिया, उस ठगी से बचो। ये ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए, पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको स्कैन करिए, सीधा टेलीग्राम चैनल तक पहुंचिए और जेन्युइन टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं अभी तक फिर से कह रहा हूं, हम कुछ नहीं बेचते, हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं। दानी आदमी हूं मैं, ठीक है। और डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक भी हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हालांकि ये तो अच्छा समय है, इट्स गुड टाइम। अगर आपको अभी जर्नी शुरू करनी है, नए नए इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो जरूर कीजिए, इट्स गुड टाइम। ठीक है, बाद में फिर वही होगा, अरे मार्केट तो बहुत भाग गया, गिरेगा तब खरीदेंगे। अरे गिरा हुआ है तब खरीदो, फिर कौन सा गिरने का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, चलो भैया, बस आज के लिए इतना ही, बंद करो।